वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीयूष जेई मैथ में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग अभी एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स पार्ट 1 सॉल्व कर रहे हैं क्लास 12th का। और इसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया है डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के 5 प्रॉपर्टी। तो बच्चा पार्टी प्रीवियस लेक्चर में हमने 5 प्रॉपर्टी आप लोगों के साथ डिस्कस किया और साथ ही साथ उन पर कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए। तो आज का जो क्लास है वह एक्सरसाइज 4.2 पर है और यह एक बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। यानी कि अगर से ये क्लास आपको समझ में आ गया तो समझ लीजिएगा कि पूरा डिटर्मिनेंट आपको समझ में आ गया। और यदि यह क्लास आपको समझ में नहीं आया तो समझ लीजिएगा कि अभी भी आपको डिटर्मिनेंट में प्रॉब्लम होने वाला है। तो चलिए फिलहाल समय को बहुत ज्यादा बर्बाद न करते हुए अपने क्लास को आरंभ करते हैं। लेकिन क्लास को आरंभ करने से पहले वही 3 पुराने इंस्ट्रक्शन जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। पहली बात कि सभी लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.2 अपने सामने खोल कर बैठेंगे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर से आपने प्रॉपर्टीज वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले प्रॉपर्टीज वाला वीडियो देख लीजिए। नहीं भी देखेंगे तो कुछ खास दिक्कत नहीं है, लेकिन देख लेंगे तो वहां से थ्योरी आपकी क्लियर हो जाएगी। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर से मैं आपको कोई भी क्वेश्चन बीच में देता हूं सॉल्व करने के लिए तो प्लीज पेन और पेपर का इस्तेमाल करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो आज का हमारा जो सेशन है वो एक्सरसाइज 4.2 पर है। और एक्सरसाइज 4.2 से पहले हमें पढ़ना है प्रॉपर्टी 6। तो पहले समझते हैं कि प्रॉपर्टी 6 होता क्या है ना। पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि आखिर यह प्रॉपर्टी 6 होता क्या है, क्योंकि जब तक हम लोग प्रॉपर्टी 6 के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हमें समस्याएं बनी रहेंगी। ठीक है, तो हमें आज क्या समझना है कि भाई ये प्रॉपर्टी 6 क्या होता है और प्रॉपर्टी 6 एग्जीक्यूट कैसे होता है। मेरे हिसाब से ये थोड़ा मैंने ढंग से नहीं लिखा है तो मैं इसको मिटाता हूं और फिर से लिखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉपर्टी 6 प्रॉपर्टी 6। ठीक है, तो चलिए प्रॉपर्टी 6 की शुरुआत करते हैं। प्रॉपर्टी की 6 की शुरुआत करने से पहले बच्चा पार्टी हम कुछ बेसिक बातें आपको बताएंगे। देखिए, अगर से आप किसी भी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना चाहते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9। मान लीजिए आपके पास कोई भी एक डिटर्मिनेंट है एंड यू आर ट्राइंग टू सॉल्व इट। तो किसी भी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए अगर से आपको किसी भी रो या किसी भी कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस मिल जाए तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो मेरी बात यहां से अपने दिमाग में रखिएगा कि प्रॉपर्टी 6 बेसिकली बात करता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ डिटर्मिनेंट, और इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करना कि डिटर्मिनेंट के वैल्यू पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े। तो यानी आप यहां पर कह सकते हो कि प्रॉपर्टी 6 इज डिस्कसिंग अबाउट द ऑपरेशन बिटवीन टू रोज और टू कॉलम। दो रो और दो कॉलम के बीच में ऑपरेशन के बारे में हमें कहता है क्या, प्रॉपर्टी 6। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि अगर से प्रॉपर्टी 6 दो रो या दो कॉलम के बीच में ऑपरेट करने के बारे में बात करता है तो यह ऑपरेशन होगा कैसे। तो ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने से पहले पहली चीज, दूसरी चीज कैसे पहचानेंगे कि किस रो का किस रो के साथ ऑपरेट करेंगे। मतलब यहाँ पर बेसिकली हमें 3 टाइप के क्वेश्चन राइज होते हैं। पहला क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर आपने तो बोल दिया कि प्रॉपर्टी 6 इज डिस्कसिंग अबाउट द operation between two rows or two column, then how can we determine that कि in which two row or in which two column we are going to apply the property 6 and how can we apply it, कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चा पार्टी इसका सिंपल सा तरीका ये है कि जब भी आपको किसी भी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना हो तो सबसे पहले आपको चाहिए मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस। तो ट्रांसफॉर्मेशन करने की दो वजह को ढूंढिए। अगर से ये दो वजह आपको दिख रहे हैं मतलब ये श्योर है कि रोज और कॉलम के बीच में ऑपरेशन एग्जीक्यूट होगा। तो पहले क्वेश्चन में आपको ये बताने जा रहा हूं कि कैसे पता करेंगे कि रो में ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे या कॉलम में। तो बेटा इसको पता करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप अपने डिटर्मिनेंट को ऑब्जर्व करिए और डिटर्मिनेंट को ऑब्जर्व करने के बाद चूंकि हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस चाहिए तो ये देखिए कि किस रो या किस कॉलम की कोई दो एलिमेंट सेम है। किस रो या किस कॉलम के कोई दो एलिमेंट क्या है, सेम है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं,
यहां पर एक और डिटर्मिनेंट बना लेते हैं, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9। सही है, ये मैंने बना लिया। अब आप क्या करना है, लेकिन एक चीज याद रखिए बेटा, रो का रो के साथ ऑपरेशन एग्जीक्यूट होगा और कॉलम का कॉलम के साथ। ये नहीं कि रो का कॉलम के साथ एग्जीक्यूशन कर दिया, नहीं। जब दो या दो से ज्यादा रो या कॉलम को आप एक साथ ऑपरेट करना चाहते हो, मतलब उनके बीच में प्लस या माइनस के साथ उनको एग्जीक्यूट करना चाहते हो, तो आपके दिमाग में बिल्कुल एक बात इंश्योर होना चाहिए कि रो का रो के साथ ही ऑपरेशन होगा और कॉलम का कॉलम के साथ। और ये ऑपरेशन होगा कैसे, तो ये ऑपरेशन दो तरीके से या दो एक्सपेक्टेशंस पर हो सकता है। पहला एक्सपेक्टेशन क्या है कि सबसे पहले आप अपने डिटर्मिनेंट को देखिए और ये ऑब्जर्व करिए कि क्या किसी रो के दो एलिमेंट सेम है या किसी कॉलम के दो एलिमेंट सेम है। ठीक है, किसी कॉलम के दो एलिमेंट सेम है या किसी रो के दो एलिमेंट सेम है। यदि किसी कॉलम के दो एलिमेंट सेम है तो जिस कॉलम के एलिमेंट सेम है बेटा उनकी रो वाइज ऑपरेशन एग्जीक्यूट होगा। ऑलवेज कीप इन माइंड, अगर से किसी कॉलम के दो एलिमेंट सेम है तो ऑपरेशन जो एग्जीक्यूट होगा वो रो वाइज होगा, और यदि किसी रो के दो एलिमेंट सेम है, किसी रो के दो एलिमेंट सेम है, तो जो ऑपरेशन होगा वो कॉलम वाइज एग्जीक्यूट होगा। तो ये तो समझ में आ गया कि सर जी हमें ऑपरेशन एग्जीक्यूट करने से पहले किन किन बातों को ध्यान रखना है। और अच्छा बच्चा पार्टी, बहुत बार ट्रांसफॉर्मेशन करने की जरूरत भी नहीं है। यदि आपको किसी एक रो या किसी एक कॉलम के दो एलिमेंट जीरो मिल गए तो अब आप डिटर्मिनेंट को सीधा सॉल्व करो, बार बार ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, आप जितनी बार चाहें उतनी बार ऑपरेशन एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इससे रिजल्ट पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो पहली बात तो हमें यह समझ में आ गया कि किसी भी डिटर्मिनेंट को देखकर हाउ कैन वी डिटरमाइन दैट कि रो या कॉलम वाइज हमें ऑपरेशन एग्जीक्यूट करना है। अब दूसरा बात ये राइज होता है कि सर चलिए ये तो हमें पता चल गया कि क्या किसी एक कॉलम या किसी एक रो के दो एलिमेंट सेम है, अगर से सेम है तो ऑपरेशन एग्जीक्यूट होगा। अब ऑपरेशन एग्जीक्यूट करेंगे कैसे, तो जिन अगर से कॉलम के एलिमेंट सेम है तो ऑपरेशन रो वाइज एग्जीक्यूट होगा। तो जब आप ऑपरेशन रो वाइज एग्जीक्यूट करोगे तो रो वाइज एग्जीक्यूट करते समय ये इंश्योर हो जाइए कि देखिए किन दो रो के एलिमेंट जो थे वो सेम थे। यानी कि जब कॉलम के आपके दो एलिमेंट सेम मिले ना तो वह किन दो रो के थे, जिन दो रो के थे, जैसे क्योंकि ये होता है R1, ये वाला होता है R2 और ये वाला होता है R3। सिमिलर प्रोसेस, ये वाला होता है C1, ये वाला होता है C2 और ये वाला होता है C3। तो पहले आपने देख लिया कि किन दो रो की, अगर से कॉलम के एलिमेंट सेम है, कॉलम के एलिमेंट सेम है तो ऑपरेशन रो वाइज परफॉर्म होगा। यदि रो के एलिमेंट सेम है तो ऑपरेशन कॉलम वाइज परफॉर्म होगा। और कैसे परफॉर्म होगा, जैसे मान लीजिए फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट सेम है, यानी आप बोल सकते हो कि पहले वाले रो में से हमें तीसरे वाले रो को करना पड़ेगा माइनस। ठीक है, तो सबसे पहला आपका काम क्या है ये समझ आ गया। जब भी आप ऑपरेशन एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये ऑब्जर्व करिए कि किस रो या किस कॉलम के दो एलिमेंट सेम है। अगर से कॉलम के एलिमेंट सेम है तो रो वाइज ऑपरेशन एग्जीक्यूट होगा, और यदि रो के एलिमेंट सेम है तो कॉलम वाइज ऑपरेशन एग्जीक्यूट होगा। और एग्जीक्यूट कैसे होगा, जो एलिमेंट सेम है उन्हीं रोज को, अगर से कॉलम के एलिमेंट सेम है ना तो जिन रो के एलिमेंट सेम है उन्हीं रो को ऑपरेशन में एग्जीक्यूट करेंगे, और यदि रो सेम है तो जिनके कॉलम सेम है उनको एग्जीक्यूट करेंगे। अब कहोगे सर सब्ट्रैक्ट तो कर लेंगे, ऑपरेशन तो एग्जीक्यूट कर लेंगे, लेकिन ऑपरेशन एग्जीक्यूट करने के बाद हमें कुछ रिजल्ट भी मिलेगा। अब उस रिजल्ट को स्टोर कहां पे करेंगे, तो बड़ा याद रखिएगा, अगर से आपने रो वाइज ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया है तो उसको स्टोर भी रो में करेंगे, और यदि आपने कॉलम वाइज ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया है तो उसको स्टोर भी कहां पे करेंगे, कॉलम में। तो जैसे मैंने R1 माइनस R3 किया ना, तो इसको हम लोग स्टोर करेंगे R1। कहां पे स्टोर करेंगे, R1 में। अच्छा, जिसमें आप स्टोर करेंगे कोशिश करिएगा कि हमेशा पहले वाले रो में ही स्टोर करें तो ज्यादा बेहतर है। अब जिसमें आप स्टोर करेंगे उसको छोड़कर, जैसे मैं R1 में स्टोर करने वाला हूं, तो जिसमें मैं स्टोर करने वाला हूं उसको छोड़कर बाकी और किसी भी रो में कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। यानी जहां पर स्टोर होगा चेंजेस सिर्फ उसी में होगा, रिमेन विल ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट। तो देखो इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, बट इसको एग्जीक्यूट ऐसे करेंगे कि हमने कहा R1 माइनस R3, तो जब मैंने R1 माइनस R3 कहा मतलब उनकी
कंसल्टिंग कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट होंगे या ऐड होंगे, जो भी आपने ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया है। कंसल्टिंग मतलब आमने सामने वाले, जैसे R1 का ये था A1 और R3 का ये था 7, तो ये हो जाएगा A1 माइनस A7। सिमिलर प्रोसेस A2 माइनस A8, A2 माइनस A8, सिमिलर प्रोसेस A3 माइनस A9। और चूंकि हमने फर्स्ट में स्टोर किया था तो बाकी रिमेन सेकंड रो और सेकंड कॉलम सेम होगा, तो बेटा ये हो जाएगा A4, A5, A6, सिमिलर प्रोसेस A7, A8, A9। तो यहां से हमने क्या सीखा? यहां से हमने ये सीखा बच्चा पार्टी कि अगर से हम किसी भी डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा टारगेट है मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस निकालना। और मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए क्या करेंगे? हम ये देखेंगे कि क्या किसी एक कॉलम या किसी एक रो के एलिमेंट सेम है। अगर से कॉलम के एलिमेंट सेम है तो ऑपरेशन रो वाइज एग्जीक्यूट होगा, और यदि रो के एलिमेंट सेम है तो ऑपरेशन कॉलम वाइज एग्जीक्यूट होगा। अब कॉलम वाइज एग्जीक्यूट कैसे होगा? तो जिन दो एलिमेंट सेम है, जिन दो रो या कॉलम के एलिमेंट सेम है, उन्हीं को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना। एडिशन कब करेंगे? जब एलिमेंट तो सेम हो लेकिन साइन अपोजिट हो। और फिर एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के बाद उन दोनों में से किसी एक में स्टोर करेंगे, और रिमेन रो या रिमेन कॉलम विल रिमेन अनचेंज्ड, यानी वो जैसे वैसे ही रहेंगे। जैसे यहां पर बात करें तो यहाँ पर रो के दोनों एलिमेंट सेम है, तो जब रो के दोनों एलिमेंट सेम है बेटा, तो हम ऑपरेशन एग्जीक्यूट करेंगे कॉलम वाइज। यानी कि हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर हम लोग करेंगे C1 माइनस C3, और इसको स्टोर कहाँ पे करेंगे? C1 में। तो जब हम C1 में स्टोर करेंगे तो जो भी चेंजेस होगा वह C1 में होगा, और C2 और C3 विल रिमेन सेम। अब देखिए यहाँ पर भी ऑपरेशन कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। मान लीजिए ये डिटर्मिनेंट मैंने बना लिया, तो बेटा देखो आमने सामने के एलिमेंट एग्जीक्यूट होते, मतलब कंसल्टिंग एलिमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो ये हो जाएगा A1 माइनस A3, A4 माइनस A6, A7 माइनस A9, सिमिलर प्रोसेस A2, A5, A8, A3, A6, A9। सही है। और इस तरीके से आप अपने ऑपरेशन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो भाई साहब प्रॉपर्टी 6 यही वर्ड बोलता है, यानी प्रॉपर्टी 6 क्या बोलता है? अब हम इसके स्टेटमेंट पर फोकस कर ले तो ज्यादा बेहतर है। बेटा प्रॉपर्टी 6 कहता है इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो, क्या कह रहे हैं? प्रॉपर्टी 6 क्या कहता है? इफ ईच एलिमेंट of any row, each element of any row or columns of a determinant of a determinant multiplies of corresponding element of other row। थ्योरी थोड़ा सा इसका मुझे लिखने में दिक्कत हो रहा है। इसलिए दिक्कत हो रहा है क्योंकि मैंने थ्योरी को थोड़ा ढंग से लिखा नहीं है, तो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। थ्योरी के लिए अभी मैं सॉरी बोलूंगा, लेकिन मैंने आपको आई होप कि प्रॉपर्टी 6 कैसे एग्जीक्यूट करना है ये समझा दिया है। तो अब हम लोग प्रॉपर्टी 6 के बाद इतनी ही प्रॉपर्टी हमारे पास है, तो टोटल हमारे पास प्रॉपर्टी कितनी अच्छी, तो मतलब मोटी मोटा अगर से हम लोग बात करें तो प्रॉपर्टी 6 का एक मोटिव है, और मोटिव ये है बच्चा पार्टी कि हाउ कैन वी मेक मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट एज अ जीरो इन एनी डिटर्मिनेंट। यानी किसी भी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना चाहते हो तो सिर्फ एक टारगेट रख लीजिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस बनाने हैं। यदि आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस बना लिए तो यू विल गेट योर आंसर इजिली, और यदि आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस नहीं बनाए तो बेटा यू विल हैव टू ट्रबल रिलेटेड टू योर क्वेश्चन रिलेटेड टू डिटर्मिनेंट। तो चलिए फिलहाल हमारा आज का टारगेट है एक्सरसाइज 4.2। भाई एक्सरसाइज 4.2 हमारा आज का टारगेट है, तो क्यों ना हम एक्सरसाइज 4.2 शुरू करें, है ना। एक्सरसाइज 4.2 शुरू करें, तो चलिए एक्सरसाइज 4.2 की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो यदि हम लोग एक्सरसाइज 4.2 में कुछ क्वेश्चन के बारे में बात करें तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन इज सेइंग दैट
कि यूजिंग द प्रॉपर्टी of determinants using the property of determinants and without expanding मतलब एक्सपेंशन नहीं करना है, and without expanding in exercises 1 to 7 prove that है ना, हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। बेटा यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि हमें एक डिटर्मिनेंट दिया है x y z, फिर क्या दिया है a b c, फिर क्या दिया है x प्लस a y प्लस b z प्लस c, इसके इज इक्वल टू हमें प्रूव करना है इसके इज इक्वल टू हमें क्या प्रूव करना है 0। तो बेटा यदि हमें इसके इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है तो इसके बेसिकली दो मेथड होते हैं, देयर आर टू मेथड। मान लीजिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर ले लिया, जस्ट सपोज अबाउट इट, मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया और लेफ्ट हैंड साइड में हमने डिटर्मिनेंट कौन सा लिया, बेटा लेफ्ट हैंड साइड में हमने एक डिटर्मिनेंट ले लिया है ना, x y z a b c x प्लस a y प्लस b z प्लस c। तो बेटा डिटर्मिनेंट की अगर से मैं एक प्रॉपर्टी लगाऊं, हालांकि मैं इसको दो मेथड से बताऊंगा, तो अभी मैं इसको फर्स्ट मेथड से बता रहा हूं और आगे चलकर इसको सेकंड मेथड से भी बताऊंगा। तो मान लीजिए कि हमें डिटर्मिनेंट में एक प्रॉपर्टी लगानी है, तो मैंने एक बात बोला था कि किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी भी रो या कॉलम में दो या दो से ज्यादा एलिमेंट हैं तो आप चाहे तो उन सभी एलिमेंट के लिए इंडिविजुअल अलग अलग डिटर्मिनेंट फ्रेम कर सकते हैं। तो अगर से हम अलग अलग डिटर्मिनेंट फ्रेम कर सकते हैं तो बच्चा पार्टी यहां पर हम एक डिटर्मिनेंट फ्रेम करेंगे एक्स वाई जेड के लिए और एक डिटर्मिनेंट हम लोग फ्रेम करेंगे ए बी सी के लिए। ठीक है, और उन दोनों के बीच में जो ऑपरेशन है वही डिटर्मिनेंट के बीच में भी ऑपरेशन होगा। तो देखिए यहां पर क्या आएगा, यह आ जाएगा एक्स वाई जी ए बी सी एक्स वाई जेड, सही है जी। और फिर प्लस का हो जाएगा हमारे पास दूसरे वाले डिटर्मिनेंट में, दूसरे वाले डिटर्मिनेंट में हमने क्या बोला था, दूसरे वाले डिटर्मिनेंट में प्लस में हमारे पास हो जाएगा एक्स वाई जी ए बी सी ए बी सी। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर ऑपरेशन एग्जीक्यूट कर सकते थे। अब इसके बाद अपन लोगों ने एक और प्रॉपर्टी पढ़ा है कि किसी भी डिटर्मिनेंट के दो रो या दो कॉलम अगर से आपस में सेम है, किसी भी डिटर्मिनेंट के दो रो या दो कॉलम आपस में सेम है तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी वह 0 होगी। यानी देखिए यहाँ पर यह दोनों रो सेम है तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0, यहाँ पर यह दो रो सेम है तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0, और इस तरीके से रिजल्ट क्या आ जाएगा 0। ये तो गया फर्स्ट मेथड। यदि हम लोग यहाँ पर चाहें तो सेकंड मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड मेथड कैसे अप्लाई कर सकते हैं भाई, सेकंड मेथड हम इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं बच्चा पार्टी, सेकंड मेथड इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं कि यदि हम लोग यहाँ पर सेकंड अप्रोच के बारे में बात करें तो सेकंड अप्रोच इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है एक्स वाई जी ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। ठीक है, तो बच्चा पार्टी यहाँ पर एक बात आप देख सकते हो कि यदि मैं इस वाले एलिमेंट को इस वाले एलिमेंट के साथ ऐड करूं, इस वाले एलिमेंट को इस वाले एलिमेंट के साथ ऐड करूं और इस वाले एलिमेंट को इस वाले के एलिमेंट के साथ ऐड करूं तो वह जो होगा हमारा वह हमारे इस वाले कॉलम के एलिमेंट के क्या हो जाएगा इक्वल। तो बच्चा पार्टी इसका मतलब ये हो गया कि यदि मैं पहले वाले कॉलम के एलिमेंट को दूसरे वाले कॉलम के एलिमेंट के साथ ऐड करूं तो बेटा ये हमारे तीसरे वाले कॉलम के क्या हो जाएगा इक्वल। इसका मतलब हमें यहाँ पर ऑपरेशन क्या एग्जीक्यूट करना पड़ेगा C1 प्लस C2,
C1 प्लस C2। और मैंने क्या बोला था, यदि आप किसी भी रो या कॉलम के में ऑपरेशन एग्जीक्यूट करते हो तो उसको स्टोर भी कहीं करना पड़ेगा, तो मैक्सिमम टाइम पहले वाले में स्टोर करते हैं, तो स्टोर करते हैं C1 में। तो यदि हम लोग इसको C1 में स्टोर करेंगे तो अब देखिए यहाँ पर क्या बनेगा बेटा, ये आ जाएगा आमने सामने के एलिमेंट, क्योंकि कॉलम वाइज है तो आमने सामने के एलिमेंट एग्जीक्यूट होंगे, और स्टोर करना है फर्स्ट और कॉलम में, तो फर्स्ट कॉलम को छोड़कर बाकी और किसी में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो जहां पर स्टोर होता है उसको छोड़कर बाकी और कोई भी चेंजेस किसी में नहीं होगा। तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस ए, वाई प्लस बी, जेड प्लस सी, फिर आ जाएगा ए बी सी, और फिर आ जाएगा x प्लस ए, वाई प्लस बी, जेड प्लस सी। अब यहां से आप ऑब्जर्व कर सकते हो अगेन, यदि आप ऑब्जर्व करोगे तो यू विल फाइंड आउट दैट कि बेटा फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम बोथ आर सेम। फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम दोनों आपस में क्या है, सेम। और यदि फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम दोनों आपस में सेम है तो रिजल्ट इज गोइंग टू बी जीरो। क्यों, क्योंकि किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम यदि आपस में सेम है तो जो उनका रिजल्ट होगा वह जीरो होगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 को हमने दो तरीके से सॉल्व किया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अबाउट द क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग दैट कि अगेन हमें प्रूव करना है डिटर्मिनेंट a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। अच्छा बच्चा पार्टी इज इक्वल टू हमें प्रूव करना है जीरो। तो मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, अगर से मैं a माइनस बी, थोड़ा इसको रफ करके एक मैं आइडिया आपको देने की कोशिश करता हूं, तो यदि हम a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए कर दें तो देखो b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, c से c कैंसिल आउट हो जाएगा और a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, और रिजल्ट क्या आ जाएगा, जीरो। इसका मतलब ये हो गया कि अगर से मैं इसके सोल्यूशन के बारे में बात करूं और मान लीजिए कि मैं यहां पर लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने एक डिटर्मिनेंट बना लिया, और यह डिटर्मिनेंट हो गया a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। तो हमने यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व किया कि बेटा यदि हम किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के तीनों एलिमेंट को ऐड करें तो रिजल्ट क्या आता है, जीरो। और मैंने आपसे एक स्टेटमेंट बोला था कि हमें एक डिटर्मिनेंट में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं ना कि कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 तीनों को ऐड कर लेते हैं। तो जब कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 तीनों को ऐड करेंगे तो बेटा ऐड करने के बाद फिर क्या करना है, फिर ऐड करने के बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको कॉलम 1 में स्टोर कर लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से बात क्या बनी, यहां से बात ये बना उठा कि हमें कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 तीनों के एलिमेंट को स्टोर करना है, ऐड करना है, और उसको रो 1 में स्टोर करना है। तो रो 1 को कॉलम 1 को छोड़कर बाकी और किसी में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो आपको तो पता ही है कि जब भी हम किसी भी दो रो या कॉलम को एग्जीक्यूट करते हैं तो हमेशा आमने सामने वाले एलिमेंट्स पर एग्जीक्यूशन होता है, यानी a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, यह आ जाएगा जीरो। हमेशा आमने सामने पर ऑपरेशन एग्जीक्यूट होता है, यानी b माइनस सी माइनस ए माइनस बी, ये भी आ गया जीरो। हमेशा आमने सामने पर ऑपरेशन एग्जीक्यूट होता है, यानी c माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ये भी आ गया जीरो। क्योंकि हमने चेंजेस फर्स्ट कॉलम में स्टोर करने के लिए बोला था, इसलिए सेकंड और थर्ड कॉलम विल रिमेन सेम। तो हो जाएगा b माइनस सी माइनस ए माइनस बी, फिर ये हो जाएगा c माइनस ए माइनस बी माइनस सी। अब यहां से आप एक बात ऑब्जर्व कर सकते हो, और बात यह है कि किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के सभी एलिमेंट अगर से जीरो हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगा, जीरो। इसलिए मैं बोल रहा था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस जनरेट करने की कोशिश करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस जनरेट करने की क्या करना है, कोशिश। चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे अबाउट द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करें तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे अगर हम लोग डिस्कशन करें तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है
क्वेश्चन नंबर 3 इज सेइंग दैट कि हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है एंड द कंसल्टिंग डिटर्मिनेंट इज 2 7 65 3 8 75 फिर क्या है 5 9 86 और यह इज इक्वल टू प्रूफ करना है 0। चलिए, तो अगर से हम लोग इसके सोल्यूशन के बारे में बात करें तो बच्चा पार्टी यदि मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, यानी कि यदि मैं लेफ्ट वाला डिटर्मिनेंट लेता हूँ तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट हो जाएगा 2 3 5 7 8 9 65 75 86। देखिए, तो यहां पर आपको एक और प्रॉपर्टी समझना पड़ेगा। प्रॉपर्टी क्या कहता है कि किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में हम किसी कांस्टेंट का करें मल्टीप्लाई और उसको किसी एक रो या किसी एक कॉलम के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करें और उसको किसी रो में स्टोर करें, बेटा उससे भी रिजल्ट पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो यह आपके दिमाग में होना चाहिए कि वेनेवर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमें C1 में स्टोर करना है और हमने C1 के साथ प्लस माइनस कर दिया लैम्डा C2 और फिर उसको मैंने C1 में स्टोर कर दिया, तो बेटा इससे भी रिजल्ट पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अब चूंकि हमें जीरो प्रूफ करना है तो जीरो प्रूफ करने के दो ही तरीके हैं, या तो कोई दो रो और कोई दो कॉलम सेम हो जाए, पहली चीज। दूसरी चीज कि या तो कोई एक रो या कोई एक कॉलम कंप्लीटली जीरो हो जाए, मतलब उसमें आने वाला सारा एलिमेंट क्या हो जाए, जीरो। तो अगर से आप ध्यान से देखोगे तो यू विल फाइंड आउट दैट कि अगर से मैं यहां पर 9 का मल्टीप्लाई करूं तो बेटा 9 7 जा 63 प्लस 2 65, 9 से मल्टीप्लाई करूं तो 9 8 जा 72 प्लस 3 75 और 9 से मल्टीप्लाई करूं तो 9 9 जा 81 प्लस 5 86 और इस तरीके से हम किसी भी दो कॉलम को सेम बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम ऑपरेशन एग्जीक्यूट करेंगे कॉलम 1 और कॉलम 2 के बीच में, और कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, कॉलम 1 प्लस 9 टाइम्स कॉलम C2 और इसको स्टोर करेंगे कॉलम C1 में। सही है, तो मैंने अभी क्या बोला, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम में हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें और फिर हम उन्हें ऐड कर दें, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें और फिर हम उन्हें ऐड कर दें, इससे रिजल्ट पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ये आपके दिमाग में बिल्कुल इंश्योर होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया भाई साहब कि हमने पहले वाले कॉलम को दूसरे वाले कॉलम के 9 टाइम्स मल्टीपल के साथ एग्जीक्यूट किया। तो देखो कैसे एग्जीक्यूट होगा, 9 7 जा 63 और 2 मिलके क्या हो जाएगा 65। क्योंकि स्टोर पहले कॉलम में करना है तो चेंजेस भी पहले कॉलम में होगा, रिमेन विल ट्रीटेड एज ए सिमिलर। तो 9 8 जा 72 और 3 मिलके हो जाएगा 75, 9 9 जा 81 और 5 मिलके हो जाएगा 86 और बाकी को वैसे लिख देंगे कैसे 7 8 9 65 75 86। नाउ यू कैन ऑब्जर्व इट। अब यदि आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे तो यू विल फाइंड आउट दैट कि सर जी हमारे गिवन डिटर्मिनेंट के यह दो कॉलम सेम है और किसी भी डिटर्मिनेंट के कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम सेम हो तो रिजल्ट क्या आता है, जीरो। तो बच्चा पार्टी अगर से आपको कभी भी ऐसा लगता है कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम में एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करने पर और किसी एक रो या किसी एक कॉलम के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर कोई दो रो या कोई दो कॉलम सेम हो जा रहे हैं या किसी एक रो या किसी एक कॉलम के एलिमेंट जीरो हो जा रहे हैं, तो आप इन ऑपरेशंस को विदाउट एनी हेजिटेशन एग्जीक्यूट कर सकते हो बिना किसी टेंशन के। तो ये हो गया थर्ड नंबर। थर्ड नंबर के बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या आता है, थर्ड नंबर के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है बच्चा पार्टी है ना, जो नेक्स्ट हिस्सा है वह कुछ ऐसा है ना। यदि हम लोग नेक्स्ट हिस्से पे बात करें तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करें तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग दैट, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग दैट कि हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है और इस डिटर्मिनेंट का नाम है 1 1 1 BC CA AB और फिर यहां पर हमें ब्रैकेट में दिया है A इन ब्रैकेट B प्लस C, B इन ब्रैकेट C प्लस A, C इन ब्रैकेट A प्लस B और इसको इज इक्वल टू हमें किसके प्रूफ करना है, जीरो।
तो जब इसके इज इक्वल टू हमें 0 के प्रूव करना है तो व्हाट कैन वी डू, चलिए पहले तो हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। यदि हम लोग यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो देखो बेटा लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा 1 1 1 BC CA AB, और फिर यदि बेटा मैं यहाँ पर a का अंदर मल्टीप्लाई करूं तो यह आ जाएगा AB प्लस CA। फिर यहाँ पर अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें B से तो BC प्लस AB, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो CA प्लस AB। बच्चा पार्टी एक चीज ध्यान से देखिएगा, अगर से आप ध्यान से देखोगे और ऑब्जर्व करोगे तो देखो यहाँ पर AB प्लस CA है और यहाँ पर BC है, और यदि AB प्लस CA में मैं BC ऐड करूं तो AB प्लस BC प्लस CA आएगा। सेम प्रोसेस अगर से आप इस वाले में देखोगे तो भी वही आएगा, AB प्लस BC प्लस CA। सेम प्रोसेस अगर से आप यहां पर देखोगे तो भी वही चीज आएगा, AB प्लस CA। बेटा यहाँ पर C से मल्टीप्लाई करना था और अंदर था A प्लस B, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वाले प्लेस पर C आएगा, इस वाले प्लेस पर C आएगा, ठीक है। तो AB प्लस BC प्लस CA हो जाएगा। इसका मतलब अगर से मैं सेकेंड कॉलम को थर्ड कॉलम के साथ ऐड करता हूं और उसको यदि मैं थर्ड कॉलम में स्टोर करता हूं तो बच्चा पार्टी सारे के सारे एलिमेंट सेम हो सकते हैं। तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, C2 प्लस C3, और इसको स्टोर किस में करेंगे, C3 में। देखिए ये ऑब्जर्व करना आपका काम है बेटा, दिस वन इज नॉट टू इजी। मैंने आपको जितने भी मेथड बताए अगर से आप स्टेप बाय स्टेप उन्हें अप्लाई करेंगे तो आपको कभी भी किसी भी तरह का दिक्कत या परेशानी नहीं होगा। ये आप लोग अपने दिमाग में इमेज बैठा लीजिए। जैसे अगर हम लोग इसके आगे थोड़ी सी बात को प्रोसीड करें तो देखो बेटा अब क्या होगा, मैंने क्या कहा, चूंकि हमें मामला थर्ड कॉलम में स्टोर करना है तो फर्स्ट एंड सेकंड विल बी रिमेन सेम, तो ये हो जाएगा 1 1 1, फिर आ जाएगा BC CA AB, और मैंने यहाँ पे स्टोर किया तो क्या है, AB प्लस BC प्लस CA। सिमिलर प्रोसेस AB प्लस BC प्लस CA, सिमिलर प्रोसेस AB प्लस BC प्लस CA, ये आ जाएगा। अब यदि आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो यू विल फाइंड आउट दैट, सर जी आपको पता चलेगा कि इस कॉलम के तीनों एलिमेंट सेम है, और मैंने प्रॉपर्टी में वो क्या बोला था, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के तीनों एलिमेंट आपको सेम दिखे तो आप उन्हें कॉमन ले सकते हैं। तो बेटा इन सभी जगहों से मैं AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA और AB प्लस BC प्लस CA लेता हूं कॉमन। तो यदि मैं यहाँ पर AB प्लस BC प्लस CA यदि कॉमन लेता हूं तो बेटा यहाँ पर क्या बनेगा, 1 1 1, ये हो जाएगा BC CA AB, और फिर ये बन जाएगा 1 1 1। और बेटा आपको एक बात तो पता ही है कि किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के कोई भी किसी भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आपस में सेम हो तो रिजल्ट आता है 0, और बेटा 0 इंटू एनी नंबर क्या होता है, 0। तो इस तरीके से फोर्थ नंबर क्वेश्चन को यू कैन प्रूव दैट कि द कंसल्टिंग रिजल्ट इज। तो बच्चा पार्टी आई रिक्वेस्टेड टू यू कि प्लीज फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आप सेल्फ अटेम्प्ट करिए, थोड़ा सा सोचिए, दिमाग की बत्ती जलाइए और फिफ्थ नंबर क्वेश्चन सेल्फ अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। देखिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में हमारे पास है क्या, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि भाई साहब ये है B प्लस C प्लस A प्लस B, सही है। सिमिलर प्रोसेस Q प्लस R प्लस P प्लस Q। सिमिलर प्रोसेस Y प्लस Z प्लस X प्लस Y। इसके इज इक्वल टू आपको प्रूव करना है 2 टाइम्स, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। अब मैं यहाँ पर डिटर्मिनेंट बनाता हूं, ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा, A P X B Q Y C R Z। तो यह आपको प्रूव करना है। तो आई रिक्वेस्टेड टू यू कि प्लीज वीडियो को पॉज करिए, 3 से 4 मिनट का समय लीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। बेटा दिस ऑल क्वेश्चंस आर नॉट टू कॉम्प्लिकेटेड, अगर से आप थोड़ा बहुत भी ट्राई करोगे ना तो यू विल गेट योर आंसर, आपको आपका आंसर
पता चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अबाउट द क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इजी। 6 नंबर क्वेश्चन भी काफी आसान है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा, 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है एंड दिस डिटर्मिनेंट इज 0 a माइनस b माइनस a 0 माइनस c और b c 0 इज इक्वल टू हमें क्या प्रूव करना है, 0। तो बच्चा पार्टी यहां से सिर्फ आपको एक प्रॉपर्टी समझनी है कि यदि आपके पास ऑड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ऑड ऑर्डर का यदि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो बेटा जो उसका डिटर्मिनेंट होगा वो ऑलवेज क्या होगा, 0। तो भैया यह ऑड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो बेटा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो लीडिंग डायगोनल होता है वो होता है 0, और यहाँ पर ऑलरेडी 0 दिया हुआ है। और फिर ध्यान से देखिए कि ए आई जे इज इक्वल टू है माइनस ए जे आई। फॉर एग्जाम्पल यदि आप A12 और A21 को देखें तो बेटा यह माइनस है, यदि आप A13 और A31 को देखें तो ये भी माइनस है, और यदि आप A23 और A32 को देखें तो ये भी अपोजिट साइन है। मतलब यू कैन से दैट कि यह हमारे पास एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3। क्यों, क्योंकि इसमें 3 रो है और 3 क्या है, कॉलम, है ना। तो ऑड ऑर्डर का अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो तो बड़ा उसका रिजल्ट क्या होता है, 0। तो इस तरीके से यह क्वेश्चन तो यहीं पे सॉल्व हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप जो हमारा आता है वह आता है 7 नंबर क्वेश्चन, और यह भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही है। यू कैन से दैट दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए 7 नंबर या 7 नंबर के आगे के जो क्वेश्चन है हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में एग्जीक्यूट करेंगे। किस क्लास में एग्जीक्यूट करेंगे, नेक्स्ट में। फिलहाल अभी के लिए रहने देते हैं, तो जब नेक्स्ट क्लास में हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। और बच्चा पार्टी आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर ग्रेट लव एंड सपोर्ट। और हाँ बच्चा पार्टी, डिटर्मिनेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सरसाइज 4.2 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर ग्रेट लव एंड सपोर्ट। बेटा इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखिए ताकि मैं नए नए वीडियोस कंटिन्यूसली डालता रहूं। थैंक यू बच्चा पार्टी, थैंक यू वेरी मच।